ओके, लेट्स अनपैक दिस। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ना कि जंगल का राजा शेर है, उसकी दहाड़ और उसकी ताकत उसे राजा बनाती है। बिल्कुल, ये तो सबसे आम कहावत है। हाँ, लेकिन अगर हम अपना नजरिया जमीन से उठाकर थोड़ा आसमान की तरफ ले जाएं, तो मैं सोच रहा था कि वहां का राजा कौन है? और वहां का निर्विवाद राजा बाज है, इसमें कोई शक नहीं है। एग्जैक्टली। और मजेदार बात यह है कि अगर आप शारीरिक मापदंडों को देखें तो बाज आकार में सबसे बड़ा पक्षी नहीं है। शुतुरमुर्ग या एल्बाट्रॉस उससे कहीं ज्यादा विशाल होते हैं। राइट। और बाज की आवाज भी किसी कोयल या बुलबुल जैसी मीठी नहीं होती, उसकी चीख तो काफी कर्कश होती है, बहुत तीखी होती है। हाँ। तो फिर भी मतलब हजारों पक्षियों की प्रजातियों के बीच केवल बाज ही आसमान पर राज क्यों करता है? आज के इस डीप डाइव में हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हम लीडरशिप और मनोविज्ञान के कुछ बेहद दिलचस्प आर्टिकल्स और केस स्टडीज को डिकोड करेंगे, जो कि बहुत ही इंसाइटफुल होने वाला है। बिल्कुल। हमारा मिशन आज ये समझना है कि द ईगल माइंडसेट यानी बाज की मानसिकता गहराई में कैसे काम करती है और कैसे ये मानसिकता एक आम इंसान को भीड़ से निकालकर एक असाधारण लीडर में बदल सकती है। What's fascinating here is कि अगर आप इस तुलनात्मक अध्ययन को देखें तो ये सीधे तौर पर इंसानी मनोविज्ञान का एक बहुत ही स्पष्ट आईना है। हाँ, कैसे? स्रोत सामग्री में बाज और कबूतर की मानसिकता के बीच के जमीन आसमान के अंतर को बहुत बारीकी से उकेरा गया है। अगर हम अपने आसपास के समाज का विश्लेषण करें ना, तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से लगभग 90% लोग एक कबूतर की मानसिकता के साथ अपना जीवन बिता रहे हैं। वाह, 90%! ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, एक कबूतर हमेशा झुंड में रहना पसंद करता है। जहाँ जमीन पर मुफ्त का दाना बिखरा होता है, वो बिना सोचे समझे वहीं पहुंच जाता है। हाँ, मैंने भी नोटिस किया है। जरा सी तेज आवाज होती है या कोई खतरा महसूस होता है तो वो घबराकर उड़ जाते हैं सारे के सारे। एग्जैक्टली। और ये इंसानी समाज के उस प्रवृत्ति को दर्शाता है जहाँ लोग सिर्फ भीड़ का हिस्सा बने रहना चाहते हैं, बिना मेहनत की चीजों के पीछे भागते हैं और किसी भी तरह का जोखिम उठाने से मतलब रिस्क लेने से कतराते हैं। तो ये एक सेफ जोन वाली मानसिकता हो गई। सही कहा। लेकिन इसके ठीक विपरीत बाज की मानसिकता डर, भीड़ और मुफ्त की चीजों पर निर्भरता को सिरे से नकारती है। वो अपने नियम खुद तय करता है। तो कबूतर वाली इस झुंड की मानसिकता से बाहर निकलने का जो सबसे पहला कदम नजर आता है वो काफी दिलचस्प और थोड़ा चुनौतीपूर्ण भी है। हाँ, सबसे पहला कदम ही सबसे मुश्किल होता है। राइट। बाज का सबसे पहला सिद्धांत ही यही है कि वो कभी भी कबूतरों या छोटी चिड़ियों के झुंड के साथ उड़ान नहीं भरता। वो हमेशा आसमान की सबसे ऊंचाई पर होता है। बिल्कुल। या तो वो बिल्कुल अकेला होगा या फिर किसी दूसरे बाज के साथ उड़ेगा। और इसके साथ ही उसकी दृष्टि, उसके विजन का जो जिक्र है आर्टिकल्स में, वो सच में हैरान करता है। वो विजन वाली बात बहुत गहरी है। हाँ, मतलब बताया गया है कि एक बाज अपनी पैनी नजर से 5 किलोमीटर दूर से ही अपना शिकार देख लेता है। 5 किलोमीटर, जो कि साइंटिफिकली बहुत इम्प्रेसिव है। और एक बार जब उसने अपना लक्ष्य तय कर लिया तो रास्ते की तेज धूप, हवा या कोई भी रुकावट उसका ध्यान नहीं भटका। उसका फोकस एकदम लॉक हो जाता है। एग्जैक्टली। जिस तरह एक लेजर बीम लोहे की मोटी चादर को भी चीर देती है ना, क्योंकि उसकी सारी ऊर्जा सिर्फ एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है, ठीक उसी तरह ये उद्देश्य की स्पष्टता काम करती है। बिल्कुल सही एनालॉजी दी आपने। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल उठता है। बताइए। क्या इस तरह सबसे ऊंचाई पर अकेले उड़ने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति को पूरी तरह से समाज से कट जाना चाहिए? मतलब क्या ये अत्यधिक अकेलापन उसे दुनिया की वास्तविकता से अलग थलग नहीं कर देगा? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सी शंका है, लेकिन यहाँ अकेलेपन को समझने के नजरिए में थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है। अच्छा। सो व्हाट डज दिस मीन साइकोलॉजिकली? मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो ये अकेलापन दुनिया से कटने या लोगों से नफरत करने के बारे में नहीं है। तो फिर किस बारे में है? ये अपने मानसिक वातावरण को पूरी तरह से नियंत्रित करने के बारे में है। मनोविज्ञान में एक बहुत ही स्थापित सिद्धांत है कि इंसान उन 5 लोगों का औसत बन जाता है जिनके साथ वो अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताता है। ओह हाँ, वो रूल ऑफ 5 मैंने पढ़ा है इसके बारे में। हाँ, तो जब हम कहते हैं कि बाज अकेला उड़ता है तो इसका सीधा अर्थ ये है कि वो
छोटी सोच, गपशप या नकारात्मक ऊर्जा वाले लोगों के साथ अपना समय बर्बाद नहीं करता। मतलब वो अपना सर्कल बहुत प्रोटेक्ट करता है। बिल्कुल। सॉलिट्यूड या एकांत कोई सजा नहीं है। मेरी नज़र में ये एक सुपर पावर है। जब कोई व्यक्ति लगातार उस भीड़ के शोर में रहता है जो हमेशा शिकायत करती है या छोटी छोटी बातों पर घबरा जाती है, तो उसका अपना नजरिया भी धुंधला हो जाता है। एग्जैक्टली। आज के इस दौर में जहां हर 15 सेकंड में एक नई रील या नया डिस्ट्रैक्शन सामने आता है, 5 किलोमीटर दूर तक देखने की वो क्षमता यानी लॉन्ग टर्म विजन तभी विकसित होती है जब दिमाग पूरी तरह से शांत हो। क्या बात है। शीर्ष पर हमेशा जगह खाली होती है, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए और टिके रहने के लिए जिस एकांत और फोकस की जरूरत होती है ना, उसे बर्दाश्त करने की क्षमता हर किसी में नहीं होती। मतलब एकांत वास्तव में अपने विचारों को निखारने की एक लैब या प्रयोगालय है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये शोर को फिल्टर करने का तरीका है। अब जब विचार निखर जाते हैं और कोई व्यक्ति भीड़ से अलग होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, तो जीवन में तूफानों का आना तो तय है। वो तो अवॉइड नहीं किया जा सकता। Here is where it gets really interesting. यहीं पर बाज का एक ऐसा व्यवहार सामने आता है जो प्रकृति के सामान्य नियमों को चुनौती देता है। तूफान वाला व्यवहार? हाँ, जब भयंकर तूफान आता है तो बाकी सारे पक्षी घबराकर पेड़ों की डालियों या अपने घोंसलों में पनाह ढूंढते हैं, वे छुप जाते हैं खुद को बचाने के लिए। लेकिन बाज तूफान का इंतजार करता है। मतलब वो उन तेज हवाओं का इस्तेमाल करके बादलों के ऊपर ग्लाइड कर जाता है जहां पूर्ण शांति होती है। ये बहुत ही पावरफुल इमेजरी है। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास या पैराडॉक्स नजर आता है मुझे। कैसा विरोधाभास? एक तरफ हम कह रहे हैं कि बादलों के ऊपर शांत रहना है, लेकिन दूसरी तरफ जब बाज शिकार करता है तो वो आसमान से 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सीधे गोता लगाता है। हाँ, उसकी डाइव स्पीड बहुत तेज होती है। तो ये गहरी शांति और अत्यधिक आक्रामकता का स्विच एक लीडर के दिमाग में कैसे काम करता है? क्योंकि असल जिंदगी में सिर्फ तूफान के ऊपर उड़ जाना या बादलों के ऊपर बैठकर एक बेहतरीन योजना बना लेना ही तो काफी नहीं है ना। बिल्कुल नहीं। धरातल पर एक्शन लेना भी तो जरूरी है। सोचने और करने के बीच का ये संतुलन कैसे बनता है? आपने बिल्कुल उस मनोवैज्ञानिक नब्ज को छुआ है जहां ज्यादातर लोग और यहाँ तक कि कई बड़ी कंपनियां भी असफल हो जाती हैं। अच्छा। हाँ, तूफान के ऊपर उड़ना और उस शांति में रहना प्लानिंग और विजन का हिस्सा है। मुसीबतें या संकट इंसान को तोड़ने के लिए नहीं आते, वे उस काइनेटिक एनर्जी का काम करते हैं जो उसे सामान्य स्तर से बहुत ऊपर उठा देती है। मतलब संकट को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना। एग्जैक्टली। जब बाजार में मंदी आती है या जीवन में कोई बड़ा संकट आता है तो आम मानसिकता वाले लोग छुपने की जगह ढूंढते हैं, जबकि एक लीडर उस उथल पुथल का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करता है। लेकिन जैसा कि आपने कहा, सिर्फ ऊपर बैठकर नज़ारे देखने से पेट नहीं भरता। हाँ, शिकार तो करना ही पड़ेगा। वो 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला जो गोता है ना, वो एग्जीक्यूशन या कार्यान्वयन है। असल जीवन में कई लोग बहुत शानदार योजनाएं बनाते हैं। हाँ, व्हाइट बोर्ड पे सब अच्छा लगता है। बिल्कुल। लेकिन जब एक्शन लेने का वक्त आता है तो वे एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार हो जाते हैं। यानी बहुत ज्यादा सोचने के कारण वे कोई भी कदम उठाने से घबराने लगते हैं। सही कहा। ओवरथिंकिंग इंसान को कमजोर और पंगु बना देती है। बाज हमें सिखाता है कि जब अवसर सामने हो तो बिना किसी संदेह के पूरी ताकत और अचूक गति के साथ उस पर प्रहार करना चाहिए। योजना बनाते समय दिमाग को तूफान के ऊपर की पूर्ण शांति में रखना चाहिए, लेकिन जब एग्जीक्यूट करने की बारी आए तो पूरी आक्रामकता और गति के साथ जमीन पर उतरना होता है। सोचने और करने के बीच का यही तेज संतुलन एक आम इंसान को लीडर बनाता है। वाओ, तो ये विजन और एग्जीक्यूशन का एक बहुत ही सटीक गियर शिफ्ट है। बिल्कुल, एक स्विच की तरह। ये समझना बहुत जरूरी है कि कब शांत रहना है और कब पूरी ताकत से हमला करना है। अब जब इंसान इस गति से आगे बढ़ रहा होता है तो सबसे बड़ी रुकावट अक्सर सामने से नहीं आती। तो कहां से आती है? पीछे से आती है। स्रोत सामग्री में बाज की खुराक के बारे में एक तथ्य दिया गया है। बाज कभी भी गिद्ध की तरह मरा हुआ शिकार नहीं खाता। वो स्कैवेंजर नहीं है। राइट। वो हमेशा अपना ताजा शिकार खुद करता है। अगर इसे हम इंसानी व्यवहार और मनोविज्ञान से जोड़ें तो हम अक्सर अपनी
पुरानी असफलताओं, दुखों और यहाँ तक कि अपनी बीती हुई सफलताओं का मरा हुआ बोझ अपने कंधों पर ढोते रहते हैं। ये बहुत ही कॉमन टेंडेंसी है इंसानों में। हाँ, ये सड़े हुए अतीत को कुरेदना और उसी पर जिंदा रहने की कोशिश करना प्रगति के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा लगता है मुझे। 100%। और सिर्फ अतीत की बात ही नहीं, नए रास्तों पर चलते हुए नए लोगों को परखने का जो तरीका इसमें बताया गया ना, वो कमाल का है। वो ट्रस्ट टेस्ट वाला हिस्सा। हाँ, मादाबाज अपना साथी चुनते समय आसमान की ऊंचाई से एक लकड़ी का टुकड़ा नीचे गिराती है और नर बाज को उसे जमीन पर गिरने से पहले पकड़ना होता है। और ये एक बार नहीं होता। एग्जैक्टली। ये परीक्षा एक बार नहीं बल्कि लगातार और अधिक ऊंचाई से दोहराई जाती है, जब तक कि मादा बाज को पूरा भरोसा ना हो जाए। ये बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोसेस है। ये लकड़ी गिराने वाली परीक्षा सुनकर मुझे असल जिंदगी की नेटवर्किंग की याद आती है। हम अक्सर अपने व्यवसाय या जीवन में लोगों का दायरा तो बढ़ा लेते हैं, हाँ, कनेक्शंस बना लेते हैं, लेकिन जब कोई संकट आता है तो पता चलता है कि वो ब्लाइंड ट्रस्ट या अंधा भरोसा हमारी सबसे बड़ी गलती थी। तो मेरा सवाल यह है कि क्या लीडर्स को भी अपनी टीम को या अपने आसपास के लोगों को ऐसे ही छोटे छोटे टेस्ट देने चाहिए? इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो एक सच्चा लीडर हमेशा वर्तमान में जीता है। जो बीत गया वो मर चुका है, उसका कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू या पोषण मूल्य नहीं है। पुरानी गलतियों का शोक मनाना या बीती हुई सफलताओं के अहंकार में जीना दोनों ही एक गिद्ध की मानसिकता है। नया दिन है तो अवसर और चुनौतियां दोनों नई होनी चाहिए। बिल्कुल। और जहां तक उस लकड़ी गिराने वाली परीक्षा और भरोसे की बात है, तो अंधे भरोसे का परिणाम हमेशा विनाशकारी ही होता है। हमेशा। मादाबाज ये सुनिश्चित करती है कि जब विपत्ति का समय आए, जब तेज हवाएं चलें, तो क्या उसका साथी जिम्मेदारी उठा पाएगा। इंसानी रिश्तों और कॉर्पोरेट दुनिया में भी ये टेस्टिंग बेहद जरूरी है। तो मतलब हर किसी को अंदर नहीं आने देना है? बिल्कुल नहीं। हर मुस्कुराते हुए चेहरे को अपने इनर सर्कल में जगह नहीं दी जा सकती। आपको लोगों को छोटी छोटी जिम्मेदारियां देकर दबाव के क्षणों में उनके व्यवहार को देखकर परखना होता है। जैसे किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन से ठीक पहले। एग्जैक्टली। जब तनाव बहुत बढ़ जाता है, तब कौन शांत रहकर समाधान निकालता है और कौन घबरा कर दूसरों पर दोष मढ़ने लगता है। केवल वही लोग भरोसे के लायक हैं जो कठिन समय में आपकी लकड़ी को जमीन पर गिरने से पहले पकड़ सके। क्या बात। भरोसेमंद लोगों की एक छोटी सी टीम धोखेबाज या सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने वाले लोगों की एक बड़ी फौज से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। ये काफी व्यवहारिक और कठोर दृष्टिकोण है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? भरोसेमंद दायरा बनाने के बाद विकास का एक और दिलचस्प चरण आता है, कंफर्ट जोन वाला। हाँ, जब बाज के बच्चे बड़े होने लगते हैं तो मादा बाज घोंसले के अंदर से सारे मुलायम पत्ते, रुई और घास निकालकर बाहर फेंक देती है। वो जानबूझकर ऐसा करती है। वो घोंसले में सिर्फ और सिर्फ चुभने वाले कांटे छोड़ देती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बच्चों को उस आरामदेह जगह पर चुभन महसूस हो, वे असहज हों और अंततः उस घोंसले को छोड़कर आसमान में उड़ना सीखें। बहुत ही ब्रूटल लेकिन जरूरी कदम है ये। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझूं, जैसे जिम में जब हम जाते हैं तो मांसपेशियां तभी बनती हैं जब हम भारी वजन उठाकर उन्हें दर्द देते हैं, उन्हें तोड़ते हैं। बिना दर्द के गेन नहीं होता। राइट। बिना दर्द के शरीर में बदलाव नहीं आता। लेकिन मानसिक स्तर पर और व्यवहारिक जिंदगी में ये कांटे बिछाने की प्रक्रिया कैसे काम करती है? क्या एक लीडर या एक कंपनी के फाउंडर को भी अपनी टीम के लिए या खुद अपने लिए जानबूझकर ऐसे कांटे बिछाने पड़ते हैं ताकि वे आराम के आदी ना हो जाएं? बिल्कुल। आराम की जिंदगी इंसान को मानसिक और बौद्धिक रूप से अपाहिज बना देती है। जब तक सब कुछ आसान रहता है ना, इंसान की छिपी हुई क्षमताएं कभी बाहर नहीं आती। कॉर्पोरेट दुनिया में या किसी भी संगठन में इसका बहुत अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है। वो कैसे? एक बेहतरीन लीडर या फाउंडर एक समय के बाद रोजमर्रा के ऑपरेशन से खुद को पूरी तरह हटा लेता है। वो अपनी टीम के लिए वो मुलायम घास हटा देता है ताकि टीम को खुद मुश्किल फैसले लेने की चुभन महसूस हो। ओह, तो वो माइक्रो मैनेज करना बंद कर देते हैं। एग्जैक्टली। शुरुआत में ये दर्दनाक होता है, टीम लड़खड़ाती है, गलतियां होती हैं, लेकिन इसी असहजता से टीम नई रणनीतियां बनाना और अपने दम पर उड़ना सीखती है।
केवल तकलीफ ही विकास का रास्ता खोलती है। बहुत सही बात कही है। इसके साथ ही हमारे स्रोत में एक और महत्वपूर्ण बिंदु है टेरिटरी, यानी अपने इलाके की रक्षा करना। हाँ, बाज बहुत टेरिटोरियल होते हैं। वो कभी भी अपने इलाके में किसी अन्य शिकारी को घुसने नहीं देते। इंसानी संदर्भ में देखें तो आपका दिमाग, आपका ध्यान और आपकी ऊर्जा ही आपका सबसे कीमती इलाका है, मेंटल स्पेस। हाँ, एक योद्धा की तरह हमें अपने इस मानसिक इलाके की रक्षा करनी चाहिए। नकारात्मक लोगों, हर बात पर शिकायत करने वालों और टॉक्सिक ऊर्जा फैलाने वालों को अपने दिमाग की सीमा में घुसने से रोकना उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बाद का सबसे अहम कदम है। ऊर्जा की रक्षा करना और अपने आराम को जानबूझकर त्यागना, ये बातें सुनने में बहुत तार्किक लगती हैं, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया का एक ऐसा हिस्सा भी है जो वाकई रोंगटे खड़े कर देता है। आप उस 150 दिन वाली प्रक्रिया की बात कर रहे हैं? हाँ, जीवन में एक ऐसा पड़ाव आता है जब सिर्फ थोड़ा बहुत बदलाव काम नहीं आता, बल्कि अपने पूरे अस्तित्व का एक दर्दनाक पुनर्जन्म करना पड़ता है। ये बहुत इंटेंस है। स्रोत के अनुसार 40 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते बाज के पंजे मुड़ जाते हैं, उसकी चोंच टेढ़ी और कमजोर हो जाती है और उसके पंख भी भारी हो जाते हैं। इतने भारी हो जाते हैं कि उसका उड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। उस समय बाज के पास केवल 2 विकल्प होते हैं, या तो वो घुट-घुट कर मर जाए या फिर 150 दिन की अत्यंत दर्दनाक पुनर्जन्म की प्रक्रिया से गुजरे। सर्वाइवल का सबसे मुश्किल टेस्ट। वो एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर जाता है, वहां पत्थर पर मार मारकर अपनी ही चोंच को तोड़ देता है। फिर नई चोंच आने पर वो अपने ही कमजोर नाखूनों और भारी पंखों को उखाड़ फेंकता है। इस भयंकर दर्द के बाद उसे 30 साल की एक नई जिंदगी मिलती है। ये सुनने में ही कितना पेनफुल लगता है। ये 150 दिन की प्रक्रिया सिर्फ शारीरिक नहीं लगती मुझे, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई इंसान अपने ही अहंकार और उन कौशलों को जड़ से उखाड़कर फेंक रहा हो जिन्होंने उसे अब तक सफल बनाया था। अनलर्निंग का प्रोसेस। हाँ, तो मेरा सवाल ये है कि अनलर्निंग की ये प्रक्रिया इतनी भयंकर दर्दनाक क्यों होती है? और जब कोई इंसान इस मानसिक दर्द से गुजरकर अपना नया स्वरूप पाता है, तो क्या इस गहरे बदलाव के कारण उसके आसपास के पुराने लोग उससे दूर हो जाते हैं? क्या ये प्रक्रिया उसे अकेला कर देती है? दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो अनलर्निंग या पुरानी चीज़ों को भुलाने की प्रक्रिया है, ये इतनी दर्दनाक इसलिए होती है क्योंकि हमारा अहंकार हमारी पहचान से गहराई से जुड़ा होता है। ईगो और आइडेंटिटी। हाँ, इंसान ये मान बैठता है कि जिस तरीके से उसने अतीत में सफलता पाई है, वही तरीका हमेशा काम आएगा। बाज की वो टेढ़ी चोंच और भारी पंख उन पुरानी आदतों, पुरानी मान्यताओं और पुराने तरीकों का प्रतीक है जो अब एक बोझ बन चुके हैं। जो चीज कल काम कर रही थी वो आज काम नहीं करेगी। एग्जैक्टली। एक नया और बेहतर इंसान बनने के लिए पुरानी पहचान को बेदर्दी से मिटाना पड़ता है। आपको ये स्वीकार करना पड़ता है कि आप गलत थे या अब आपका तरीका पुराना और अप्रासंगिक हो चुका है। और ये मानना बहुत मुश्किल होता है। ये स्वीकारोक्ति पत्थर पर अपनी चोंच मारने जैसी ही दर्दनाक है। इन 150 दिनों में बाज पूरी तरह से असुरक्षित होता है, वो शिकार नहीं कर सकता। इंसानी जीवन में भी जब कोई अपने करियर को रीस्किल करता है या अपनी पुरानी मान्यताओं को तोड़ता है, तो वो इसी असुरक्षा से गुजरता है। और अकेलेपन का क्या? जहाँ तक अकेलेपन की बात है, तो बदलाव कभी भी आसान या आरामदायक नहीं होता। जब कोई व्यक्ति अपनी पुरानी आदतों और अपने कंफर्ट जोन को तोड़ता है, तो उसका नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। तो जाहिर है कि पुराने लोग अलाइन नहीं कर पाते होंगे। बिल्कुल। जो पुराने दोस्त या परिचित उसकी पिछली कबूतर मानसिकता के साथ सहज थे, वे इस नए स्वरूप को समझ नहीं पाते, वो दूर हो जाते हैं। जब इंसान संघर्ष करके पहाड़ की चोटी पर पहुंचता है, तो नीचे वाली भीड़ उसके साथ नहीं होती। लीडरशिप वाकई एक अकेलेपन का रास्ता है। लेकिन इंसान को अपने विजन पर इतना पक्का भरोसा होना चाहिए कि अकेले चलने का वो डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। वाकई ये पूरी यात्रा एक साधारण जीवन को असाधारण बनाने का एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल। हमने आज देखा कि कैसे एक बाज अपनी मानसिकता के दम पर आसमान का राजा बनता है। वो भीड़ से अलग उड़ता है, उसका नजरिया अचूक होता है, वो तूफानों से घबराने के बजाय उनका इस्तेमाल करता है और अतीत के मरे हुए बोझ को कभी नहीं ढोता। राइट। वो अपना दायरा केवल उन लोगों से बनाता है जो भरोसे की हर कसौटी पर खरे उतरते हैं।
अपने आराम के घोंसले को खुद नष्ट करता है और जब वक्त आता है तो एक दर्दनाक पुनर्जन्म से गुजरने का साहस दिखाता है। ये सारे पॉइंट्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देते हैं। सच तो यह है कि हर इंसान के भीतर कहीं बहुत गहराई में एक बाज छिपा हुआ है, लेकिन समाज की कंडीशनिंग ने, हमारे आसपास के माहौल ने हमें बस एक कबूतर बनकर जीना सिखा दिया है। और शायद अब वक्त आ गया है कि उन पुराने भारी हो चुके पंखों को उखाड़ फेंका जाए, उन तूफानों का डटकर सामना किया जाए जिनसे हम अब तक भागते आए हैं, और उस विशाल आसमान को जीत लिया जाए जो सदियों से इंतजार कर रहा है। क्योंकि अंततः आसमान कोई सीमा नहीं है, हमारा अपना दिमाग ही हमारी एकमात्र सीमा है। बहुत खूब। इस गहन विश्लेषण के अंत में हमें एक बहुत ही गहरे विचार पर गौर करना चाहिए। आज हमने बाज के उस भयंकर और दर्दनाक पुनर्जन्म के बारे में बात की जो उसके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष है, लेकिन जो उसे एक नया जीवन देता है। हाँ। लेकिन जरा रुककर सोचिए, अगर बाज का वो दर्दनाक पुनर्जन्म उसके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष है, तो क्या इंसान की सबसे बड़ी त्रासदी या ट्रेजेडी ये नहीं है कि हाँ, वो बिना किसी दर्द, बिना किसी बदलाव और बिना किसी पुनर्जन्म के अपनी पूरी जिंदगी बस एक कबूतर बनकर गुजार देता है? ये सोचने वाली बात है। जरा सोचिए, क्या हम आज उसी आरामदायक घोंसले में बैठे हैं जिसके कांटे हमें बहुत पहले चुभने चाहिए थे, लेकिन हमने उड़ने के बजाय उन कांटों पर आराम की एक और परत बिछा दी है? अगली बार जब आसमान की ओर हमारी नजर जाए तो हमें खुद से ये जरूर पूछना चाहिए कि हम उस आसमान में किस मानसिकता के साथ उड़ना चाहते हैं।